हेलो फ्रेंड्स, फोर्थ टेस्ट मैच आने वाला है और इंडिया की मुसीबतें थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। इंजरी कंसर्न्स काफ़ी मेजर हो गए हैं। ऑलरेडी सीरीज से नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो चुके हैं नी इंजरी के चलते। अर्शदीप का भी अब वापस आना मुश्किल है कि वेबिंग फट गई थी उनकी प्रैक्टिस करते हुए और स्टिचेस अभी तक घुले नहीं है। तो फोर्थ टेस्ट मैच तो वो श्योरली नहीं खेल रहे हैं। आकाशदीप भी 100% नहीं फिट है तो उनकी भी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हैं जिसे ध्यान में रखना होगा। पहले बात हो रही थी कि शायद ऋषभ पंत कीपिंग ना करें और ध्रुव जुरेल कीपिंग करें तो वो प्लेइंग 11 में हो, पर मुझे नहीं लग रहा कि अब वो पॉसिबिलिटी बनेगी। मैनचेस्टर का ओवरऑल वेदर की अगर बात करें तो यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस ही चल रही हैं जो पिछले कुछ दिनों से, और यही एक्सपेक्टेड है। टेस्ट मैच में कुछ कुछ पासिंग शावर्स भी होंगे, तो शावर्स और ओवरकास्ट कंडीशन के चलते आप पेस बॉलर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ बॉल लहराती है और वैसे भी ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लैंड है। नॉर्थ जितना हेडिंगली नॉर्थ है उतना नॉर्थ नहीं है, बट यहाँ पे भी पिच में थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस रहता है बिकॉज सैंड कंटेंट थोड़ा पिच में ज़्यादा होता है। लैंकाशायर जो काउंटी है उनका ये होम ग्राउंड है जहाँ से लेजेंडरी वसीम अकरम काफ़ी साल खेले हैं, और इंडिया के भी एक प्लेयर हैं जो वहाँ से खेल चुके हैं 2022 में, वाशिंगटन सुंदर। तो मुझे लगता है कि वो लोकल एक्सपीरियंस जिनके पास है और जिस तरह से उन्होंने लॉर्ड्स की सेकेंड इनिंग में परफॉर्म किया, अब उनका यहाँ खेलना लगभग तय सा हो चुका है। तो वहाँ पे फिर से हमें शायद कुलदीप यादव मिलते हुए ना दिखें। तो अब नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, उनकी जगह शार्दुल ठाकुर खिलाएंगे या इंडिया शायद एक प्रॉपर बॉलर के साथ जाएगा, वो देखने लायक होगा। तो एक बार क्विकली नज़र मार लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती हैं। इंग्लैंड के लिए भी थोड़े से इंजरी कंसर्न्स हैं। एक बशीर ऑलरेडी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो वहाँ पे लिम डॉसन आए हैं, तो वो प्रिटी मच मुझे लग रहा है कि श्योर ही हैं कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे। इसके सिवा कोई ज़्यादा चेंजेस होता दिख नहीं रहे हैं। तो क्रॉले और डकेट ओपन करेंगे, ऑली पोप 1 डाउन 2 डाउन, आपके पास जो रूट, फिर ब्रुक, फिर स्टोक्स 6 पे, 7 पे जेमी स्मिथ, और काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने वहाँ पे की है। 8 पे मुझे लग रहा है अभी भी वोक्स ही होंगे। वहाँ पे थोड़ा सा टेम्प्ट हो रहे हैं कि आप एटकिंसन को खिलाएं, पर एटकिंसन ने अभी क्लब मैच खेला था, 8 ओवर किए थे, वहाँ पे कोई विकेट नहीं ले पाए, पर हाँ बॉलिंग में ठीक ठाक लगे थे। नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आए थे, वहाँ उन्होंने 32-33 रन मारे। तो ही स्टिल लुक्स लाइक अ वर्क इन प्रोग्रेस मे बी, और वोक्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे अपनी फॉर्म वापस पा रहे हैं। लॉर्ड्स में काफ़ी बेटर लगे दैन एजबास्टन। तो और प्लस ऑब्वियसली उनके वो लोअर ऑर्डर रन्स की जो कैपेबिलिटी है उसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और यहाँ मैनचेस्टर में बॉल हरकतें करेगी, तो यहाँ आप मे बी अब जो बॉलर ऑलरेडी ढल चुका है उसे ही शायद खिलाना चाहेंगे। और आर्चर, और अगर आप एटकिंसन को लेके जाते हो तो 2 इंजरी प्रोन बॉलर्स के साथ आप बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हो, तो वो भी शायद मुझे लगता है इंग्लैंड अवॉइड करना चाहेगा। नंबर 9 पे ब्रेडन कास 50 मार चुके हैं, बहुत प्यारा बॉलिंग स्पेल उनसे आया, प्रिटी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, दे स्ट्रबल्ड द इंडियन बैटर्स लाइक एनीथिंग। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उन्होंने ही इंडियन टॉप ऑर्डर को ट्रबल किया है। नंबर 10 पे आर्चर, नंबर 11 पे यहाँ पे लिम डॉसन होंगे। ये मुझे लग रहा है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 होगी। सिर्फ एक ही चेंज एक्सपेक्टेड है क्योंकि मैच जीते हो आपको रेस्ट मिला है। मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो आर्चर का लेफ्टी से अगेंस्ट एंगल बनता है, जो उनको एबिलिटी है, वो काफ़ी बड़ा एक्स फैक्टर ऐड करता है इस टीम में। इंडिया के लिए काफ़ी सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि इंजरी के कारण बहुत कुछ हुआ है। ओपन जायसवाल और केएल राहुल करेंगे। जायसवाल अपनी लॉर्ड्स की उस आई थिंक एक दर्दनाक बैटिंग परफॉर्मेंस को भूल के आगे चलना चाहेंगे। नंबर 3 पे मुझे लगता है अभी शायद फिर से करुण नायर को एक और चांस मिलेगा क्योंकि मैनेजमेंट उनसे उतनी खफा नहीं है। दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं बैटिंग फॉर्म में हैं, पर उतना लंबा नहीं जा पा रहे हैं, तो शायद एक मैच और उन्हें मिल जाए इस केस में। अदरवाइज वहाँ पे आप शायद फिर साई सुदर्शन को देखें। नंबर 4 पे शुभमन गिल, पिछले लॉर्ड से वो भी काफ़ी दुखी होंगे। वो दिखा कि जो उन्होंने अपनी बैटिंग के अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस लेके आए थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसलॉज हुई। नंबर 5 में ऋषभ पंत, क्योंकि अब फिंगर इंजरी शायद उनकी हील हो चुकी है और वैसे भी स्वेलिंग थी, फ्रैक्चर नहीं था, तो इतने टाइम के अंदर इट शुड नॉट बी अ कंसर्न। नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा बहुत बढ़िया फॉर्म में है। बॉल से उतना कुछ नहीं कर पाए हैं, पर बैटिंग में उनकी एवरेज 100 से ज़्यादा की है सीरीज़ में, जो कि बहुत ही बड़ा एक्स फैक्टर रहा है इंडियन परफॉर्मेंस में। और नंबर 7 पे मुझे लगता है अभी भी वाशिंगटन सुंदर ही होंगे क्योंकि उनके बल्ले से भी कुछ कुछ रन आए हैं, प्लस उनका बॉलिंग फॉर्म अब बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे से लॉर्ड्स के एक पिच पे जहाँ स्पिन के लिए कोई ज़्यादा मदद नहीं थी, वहाँ पे भी एक परफॉर्मेंस दिखाई, और ऑलरेडी लैंकाशायर के लिए खेल चुके हैं। यहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, रेड बॉल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, तो शायद इंडिया उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना चाहेगा इस ट्रैक के ऊपर।
8 पे मुझे लग रहा है कि इंडिया की जो टेंडेंसी रही है कि थोड़ा बैटिंग को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके चलते शायद शार्दुल ठाकुर को मौका मिले, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अभी भी कुलदीप यादव जाएंगे, और वैसे भी ओवरकास्ट कंडीशन में शायद इंडिया 3 स्पिनर्स लेके जाना चाहे भी नहीं, तो वहाँ पे शार्दुल ठाकुर से ही हम बॉल करते हुए देखें। उम्मीद होगी कि अपनी बॉलिंग के अंदर थोड़ा और डिसिप्लिन लेके आ पाए। और नीतीश कुमार रेड्डी ने फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने क्रूशल फर्स्ट इनिंग्स रन्स किए, सेकंड इनिंग्स में भी अच्छे लग रहे थे, प्लस 3 विकेट्स निकाली, और वो भी ओपनर्स की, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। मैच को ड्रिफ्ट नहीं होने दिया था, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि शार्दुल ठाकुर वैसा परफॉर्मेंस दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। नंबर 9 पे मुझे लग रहा है कि अंशुल कंबोज को मौका मिलेगा। प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ उतनी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट लग नहीं रही है, तो अंशुल कंबोज मेरे ख्याल से वहाँ खेलेंगे। नंबर 10 पे आपको बुमराह दिखेंगे। मुझे नहीं लग रहा बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, बिकॉज आकाशदीप भी इस टेस्ट मैच में शायद अवेलेबल नहीं है। उनका बैक इंजरी सेकेंड इनिंग्स में एक्सपोज हो गया था, इसके चलते वो अब शायद इस टेस्ट मैच में तो नहीं होंगे। और 11 पे सिराज ही होंगे। वर्क हॉर्समैन लाइक हैं बेचारे, बार बार हर मैच के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और हार्ड है उनके लिए, पर मुझे लगता है ब्रेक मिली, और प्लस अब फाइनली एक रिदम में भी लग रहे हैं, तो शायद इस मौके को वो जाना नहीं देना चाहेंगे। तो ये इंडिया का प्लेइंग 11 हो सकता है। 3 फास्ट बॉलर्स, अंशुल कंबोज, प्रसिद्ध कृष्णा का भी चांस है, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, बट मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट शायद अब अंशुल कंबोज के साथ जाएगी, क्योंकि उतने कॉन्फिडेंट लगे नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली अब आकाशदीप भी नहीं है। बुमराह मुझे लगता है टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि जो हमारे बॉलिंग कोच हैं, फील्डिंग कोच हैं, उन सब ने भी हिंट्स दिए हैं कि बुमराह ये टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। और मुझे भी लगता है कि आप 2-1 से पीछे, आप और मैच में पीछे जाना नहीं चाहेंगे, जब ऑलरेडी इंजरी कंसर्न्स आपको घेरे हुए हैं इस टेस्ट मैच में। तो ये लग रहा है कि दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 हो सकता है। उसके बाद मैचअप्स क्या इंटरेस्टिंग, वो भी बहुत देखने लायक है। अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो सिराज ने क्रॉले को तंग किया है, 3 बार इंग्लैंड में आउट कर चुके हैं, और 14-15 की एवरेज से ही इंग्लैंड को रन पड़े हैं, तो ज़्यादा नहीं है ना। क्रॉले को पिछले टेस्ट मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने काफ़ी तंग किया था, दोनों बार आउट किया था, तो वो क्रॉले के लिए एक राहत की सांस की नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी सीरीज से बाहर हो चुके हैं इंजरी के चलते, तो वो मैच हमें ना देखने को मिले। वहीं पे सिराज ने इवन डकेट को भी तंग किया था। हेडिंगली में भी एक बाउंसर पे उनको ऑलमोस्ट निकाल दिया था, बच गए थे, और वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने लायक। ऑली पॉप को आकाशदीप ने काफ़ी तंग किया, पर वो इस मैच में नहीं है, पर बुमराह ने भी उन्हें जनरली ज़्यादा बाहर जाने दिया नहीं है, और इवन सिराज ने भी उन्हें लॉर्ड्स में वॉबल बॉल के साथ एक बहुत प्यारा LBW सेटअप करके आउट किया था, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप देखने को रहेगा। रूट वर्सेस बुमराह, फिर से एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, 11 बार उन्हें आउट कर चुके हैं सीरीज में, 2 बार ऑलरेडी बुमराह रूट को आउट कर चुके हैं, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा। उम्मीद होगा कि इस बार 100 नहीं, उससे पहले आउट करें। और बुमराह की एक अच्छी बात रही है कि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट हॉल लिए, सेकंड इनिंग्स में समाओ उतना इम्पैक्ट अभी नहीं डाल पाए हैं जितना वो फर्स्ट इनिंग्स में डाल पाए, तो उम्मीद होगी कि यहाँ मैनचेस्टर में भी उनका फर्स्ट इनिंग्स का एक बड़ा परफॉर्मेंस एटलीस्ट हमें देखने को मिले। स्टोक्स जडेजा से काफ़ी तंग हुए। जडेजा इस सीरीज़ में एज अ बॉलर उतना इंपैक्टफुल नहीं रहे हैं, 100 से ज़्यादा की उनकी एवरेज है, बट हाँ स्टोक्स को उन्होंने जब भी आए हैं तो तंग किया है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी। एट द सेम टाइम स्टोक्स को वाशिंगटन सुंदर ने काफ़ी तंग किया, हेडिंगली में भी आउट किया था, फिर लॉर्ड्स में भी आउट किया, और वो जो ड्रिफ्ट लेके आते हैं वो राउंड द विकेट, वो समहाउ स्टोक्स के लिए बहुत मुश्किल हो रही है पिक करनी, और स्टोक्स उस पर काफ़ी तंग हुए हैं, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा कि किस तरह से हम देखेंगे कि स्टोक्स कैसे काउंटर कर पाते हैं इस ड्रिफ्ट और इस एंगल को जो वाशिंगटन सुंदर प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो काफ़ी हद तक इंग्लैंड के हिसाब से चीज़ें सही चली हैं, तो इंग्लैंड के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मैचअप्स है जैसे इंग्लैंड थोड़ा सा चलाने की कोशिश करना चाहेगा। सबसे पहले जायसवाल को पिछले मैच में आर्चर ने अपने पहले ओवर में दोनों इनिंग्स में आउट किया। फर्स्ट इनिंग्स में एक अच्छी बॉल थी, सेकेंड इनिंग्स में एक बहुत ही हॉरेबल शॉट, पर जो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट आर्चर का एडवांटेज रहता है, 5 विकेट्स लिए उन्होंने, 5 लेफ्ट हैंडर्स की ली, वो मुझे लगता है कि अब जायसवाल को थोड़ा ध्यान से खेलना होगा। नेट में काफ़ी खेले हैं उन्हें, क्योंकि सेम फ्रेंचाइजी के लिए खेलते आए हैं, बट समहाउ वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज अभी तक डिस्प्ले होते हुए दिखी नहीं है। वहीं पे केएल राहुल को ब्रैडन कार्स ने काफ़ी तंग किया है, वो भी इंटरेस्टिंग हुआ किस तरह से उनको खेलते हैं। करुण नायर को भी ब्रैडन कार्स ने 3 बार आउट किया है सीरीज़ में, और बड़े अच्छे से निकाला है। और एक चीज़ और है, इवन शुभमन गिल को स्टोक्स ने भी तंग किया है थोड़ा बहुत,
बट सबसे ज़्यादा जिन बॉलर्स ने तंग किया है वो हिस्टोरिकली देखा जाए तो आर्चर है। आर्चर के अगेंस्ट उनका मैचअप बहुत ही बुरा टेस्ट मैचेस में, और इस सीरीज़ में भी उनके जो लो स्कोर्स आए हैं उनमें से 2 बार वो ब्रैडन कार्स पे आउट हुए हैं, और दोनों बार समहाउ वो अंदर आती हुई बॉल पे तंग हुए हैं। हेडिंगली में क्रैक पे पड़ के बॉल अंदर आई थी तो वहाँ चॉप ऑन हो गए थे, और लॉर्ड्स में एलबीडब्ल्यू ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल लाइन ही मिस जज कर गए हैं, क्योंकि उनका अगर आप बैट देखेंगे तो वो लग रहा था कि एज एफ वो कवर ड्राइव के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो देखने लायक होगी कि किस तरह से कहानी चलती है। वहीं पे अगर हम पंत की बात करें तो पंत का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि शोएब बशीर ने समहाउ उन्हें तंग किया था इस सीरीज़ में, काफ़ी बार आउट किया था, बट आर्चर ने भी जो वो लॉर्ड्स की स्लोप को यूज़ किया और लेफ्ट हैंडर्स एंगल जो वो लेके आते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर उन्हें तंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो थोड़ा देखने लायक होगा, बिकॉज हिस्टोरिकली पंत वर्सेस लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर बहुत वन साइडेड रहा है। वहाँ पे उन्होंने बहुत रन स्कोर किए हैं। अगर आपको याद हो जब इंडिया आए थे तो जैक लीच को काफ़ी रन पड़े थे, काफ़ी मार पड़ी थी, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा कि जब बॉल अंदर आती है तो उस टाइम पे वो ऑफ स्पिनर से भी ज़्यादा डेडली बन जाते हैं पंत। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा किस तरह से इसे इंग्लैंड चलाती है, क्योंकि इंग्लैंड को एक स्पिनर कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए होगा। तो ये बड़े सारे इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं जिनको आई थिंक इंग्लैंड काफ़ी अच्छे से चलाना चाहेगी। इंडिया भी चाहेगी कि अब सीरीज़ में 2-2 की बराबरी करे, और एट द सेम टाइम हम वेदर को इस मैच में इग्नोर नहीं कर सकते। पिच में आपको ज़्यादा बाउंस दिखेगा एज़ कम्पेयर टू लॉर्ड्स, एज़ कम्पेयर टू एजबास्टन, कैरी दिखेगा, पेस है इस पिच में, फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है, और आपको शायद 4-5 दिन बॉल हल्की हल्की हरकत करती हुई दिखे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं, बारिश के भी चांसेस हैं, और जनरली नॉर्थ में, वेस्ट नॉर्थ में जब मैचेस होते हैं वहाँ पिच हरकत करती है, वहाँ ओवरऑल जो वेदर है वो भी स्विंग सीम बॉलिंग को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में बैटर्स टेस्ट होंगे, बॉलिंग का भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल होगा, और मुझे लग रहा है कि इंडिया 4 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाएगा। चौथा पेसर अभी तक मुझे शार्दुल ठाकुर ही दिख रहे हैं, बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएं, और देखते हैं किस मैच में इंडिया अपनी पकड़ बना पाता है, या मैनचेस्टर में जो हमारा अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि हम 9 बार वहाँ खेलने गए हैं और 1 बार भी नहीं जीते हैं, उसी को हम अब कंटिन्यू करते हैं। पर कुछ चीज़ें हैं मैनचेस्टर को लेके जो हमारी अच्छी मेमोरीज भी हैं। मैनचेस्टर में हमने 1983 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंग्लैंड को हराया था, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद और भी ऐसे कुछ परफॉर्मेंसेस आए हैं वहाँ पे, तो उम्मीद है कि इंडिया उस परफॉर्मेंस से इंस्पिरेशन लेके फाइनली मैनचेस्टर में टेस्ट मैच जीते। 2014 में जब हम वहाँ खेलने गए थे तो बहुत ख़राब शुरुआत हुई थी। पहले बैटिंग करते हुए हमारे 8 रन पे 4 विकेट्स उड़ गई थी। इसमें विराट कोहली डक पे थे, पुजारा डक पे थे, और इवन मुरली विजय भी डक पे थे। 4 रन गौतम गंभीर के बल्ले से आए थे, बट वहाँ थोड़ा सा रहाणे और MS धोनी ने हल्का सा रेजरेक्ट किया था, इंडिया पर बहुत बुरी तरह टेस्ट मैच हारा था। तो उम्मीद है वैसा सा कुछ ना हो, और इस बार इंडिया कुछ डिफरेंट प्लान्स के साथ जाए। एज अ बैटिंग यूनिट काफ़ी कॉन्फिडेंट लिखे हैं, पर हेडिंगली और लॉर्ड्स में दोनों बार हम बैटिंग को लैप्सेस के कारण काफ़ी ज़्यादा तंग हुए हैं। तो उस चीज़ को बचाने की कोशिश होगी कि जिन मैचेस को हम इजीली डोमिनेट कर रहे थे वहाँ पे एक सेशन के कोलैप्सेस के चलते हमने मैच को खोया है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे हम वो थोड़े जो फाइनाइट, जो हल्के से माइन्यूट मार्जिन होते हैं उन्हें जीतेंगे। तो बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं आपको लाइव में और अगले वीडियो में। धन्यवाद।